अगर आपको याद हो तो हमने ये बात की थी कि सबसे पहले हम उस अगर हमने यानी डेडलॉक अकर नहीं होने देना, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि आपको पता है कि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं वो 0 हैं, ठीक है, और आपका पी नॉट जो है वो कितनी रिसोर्सेज रिक्वेस्ट करा है 0 0 0, तो क्या पी नॉट एग्जीक्यूट हो सकता है? बच्चे अगर आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज 0 हैं और पी नॉट जो है वो 0 0 0 रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या आपका पी नॉट एग्जीक्यूट हो सकता है? यस। यस। तो अगर पी नॉट एग्जीक्यूट हो जाए तो उसके बाद आपके पास कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी? 0 0 0 0। 0 क्या हो 0 गया मायूं? कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी? अवेलेबल की बात कर रही हूँ मैं। हाँ? मैम जितनी पी पी नॉट रिलीज करेगा उतनी अवेलेबल भी होंगी ना। जी। तो कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी? 0 1 0 मैम होंगी ना बच्चे। अवेलेबल आपके पास 0 हैं और जो पी नॉट को एलोकेटेड थी वो 0 1 0 थी, तो अवेलेबल कितनी हो जाएंगी जब पी नॉट एग्जीक्यूट होगा? 0 1 0। 0 1 0। अब आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज 0 1 0 हैं और रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज यानी कि जो P1 रिक्वेस्ट कर रहा है वो 2 0 2 रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या P1 एग्जीक्यूट होगा? नहीं। नो मैम। नहीं होगा। फिर P2 को पी देखो, टू अवेलेबल पी पी रिसोर्सेज पी है टू आपके पास पी टू हो 0 जाएगा। 1 0 और होगा। जो P2 को चाहिए वो 0 0 0 चाहिए, तो P2 एग्जीक्यूट होगा। यस। P2 यस मैम। होगा तो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या बन जाएंगी? 3 1 3। P1 वन। ठीक। अब 3। P2 एग्जीक्यूट हो गया, आपके पास 3 1 3 अवेलेबल हैं, आपका P नॉट और P2 एग्जीक्यूट हो चुके हैं, ठीक है, और आपके पास अवेलेबल है P1 P3 और P4। अब अगर आप P1 को देखें तो P1 भी एग्जीक्यूट हो सकता है क्योंकि इसकी जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो भी कम है। आपका P3 एग्जीक्यूट हो सकता है, आपका P4 एग्जीक्यूट हो सकता है। अगर हम P3 को एग्जीक्यूट करवा लें तो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज 5 4 4 5 2 4। 5 2 और 4। ठीक। इसका मतलब ये है कि आपने किसको एग्जीक्यूट करवाया? P3 को। अब आपके पास अवेलेबल है P1 और P4। अगर आप P4 को एग्जीक्यूट करवा लें तो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या बन जाएंगी? 5 to 6 5 to 6 बिल्कुल 5 2 2 and 6। 6। ठीक। अब अगर आप P1 को एग्जीक्यूट करवा लें यस मैम 7 2 6। तो फिर आपके पास बन जाएंगी 7 2 6। अब ये वही रिसोर्सेज हैं जो आपको अवेलेबल थी, मतलब एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द प्रोसेसेस इफ यू सी, तो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ ए आपके पास 7 है, यहाँ पे 7 आ रहा है, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 2 हैं बी के, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, और यहाँ पे 6 हैं तो यहाँ पे 6 आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने अगर आप इस सीक्वेंस में प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो डेडलॉक अकर नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि can reclaim resources held by process P0 but insufficient resources to fulfill other processes request। अब अगर आपके प्रोसेसेस जो हैं, अब इसी को मैं दोबारा अगर आप देखो, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नो मैम। नो मैम। ठीक है, वो आपका सेफ सीक्वेंस बन गया था कि जिसके अंदर प्रोसेसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे, ठीक। अब ये बात आती है कि
एक सेकेंड, अब तो हम कह रहे हैं ना कि डेडलॉक अकर हो, जब डेडलॉक अकर होगा तो फिर हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। इसका मतलब है बजाय इसके कि हम सेफ सीक्वेंस पे जाएं, हम कहते हैं कि ठीक है पी नॉट आया, पी नॉट एग्जीक्यूट हो। जब पी नॉट एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या बन जाएंगी? 0 1 0 0 1 0। ठीक है, अब पी नॉट एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, और हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज आ गई पी 0 1 और 0। ठीक है, अब अगला प्रोसेस जो है वो P1 है, सॉरी पी नॉट एग्जीक्यूट नहीं हुआ हो और हमारे पास रिसोर्सेज आ गई 0 1 0। अब अगर हम P1 को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो डेडलॉक अकर हो जाएगा। रीजन कि P1 के पास जो रिसोर्सेज हैं वो हैं 0 1 0, यानी B का सिर्फ एक इंस्टेंस अवेलेबल है, लेकिन P1 को तो दो इंस्टेंसेस A के चाहिए और दो इंस्टेंसेस C के चाहिए और B का इंस्टेंस चाहिए ही नहीं। ठीक है, जो रिसोर्सेज इसको रिक्वायर्ड हैं वो रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, वो पहले ही किसी और प्रोसेस को एलोकेट हुई हुई हैं। अब क्या होगा कि P नॉट के बाद P1 जब आएगा तो डेडलॉक अकर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर डेडलॉक अकर हो जाता है तो फिर when and how often to invoke depends on how often a deadlock is likely to occur, how many processes will need to be rolled back, one for each disjoint cycle. If detection algorithm is invoked arbitrarily, there may be many cycles in the resource graph, and so we would not be able to tell which of many deadlock processes cause the deadlock. अच्छा, अब क्या होगा कि क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो प्रोसेस आएगा वो एग्जीक्यूट होगा अगर उसकी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। अब एक प्रोसेस को जो रिसोर्सेज चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं है तो डेडलॉक अकर हुआ रहेगा। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि पहली बात तो ये कि हमें बार बार वो एल्गोरिथम चलाना पड़ेगा जो डेडलॉक को डिटेक्ट करे, यानी वो ये देखे कि डेडलॉक अगर हुआ हुआ तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रोसेस रिसोर्सेज का वेट कर रहा है और उसकी रिसोर्सेज अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, और अगर ऐसा है तो फिर कितने प्रोसेसेस को रोल बैक करना है। ठीक है, और कौन कौन सी साइकिल, यानी कितने साइकिल्स बन गए हैं और कितने डिफरेंट डिसजॉइंट साइकिल्स बने हैं और उनमें से किस किस प्रोसेस को टर्मिनेट करना है, ये बेसिकली डिटेक्शन एल्गोरिथम का काम है। ठीक है, अब इसके लिए जो रिकवरी है वो यानी कि जो डेडलॉक अकर हो जाएगा तो उसके लिए जो रिकवरी है उसमें पहली चीज तो ये हो सकती है कि जितने प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे थे, जैसे यहाँ पे आप देखें कि पी नॉट एग्जीक्यूट हो रहा था, P1 जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा था, अब जितने प्रोसेसेस हैं वो सब के सब टर्मिनेट हो जाए। पहली ऑप्शन ये है रिकवरी। जब सब टर्मिनेट हो जाएंगे, अपनी रिसोर्सेज को फ्री करेंगे तो फिर ऑब्वियसली वो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी प्रोसेसेस के लिए टू एग्जीक्यूट दैम। दूसरा, abort one process at a time until the deadlock cycle is eliminated। या फिर आप ये कर लें कि एक प्रोसेस को abort करें। ठीक है, जाहिर सी बात है जब वो abort होगा, अपनी रिसोर्सेज छोड़ेगा, तो फिर ये चेक कर लिया जाए कि डेडलॉक साइकिल जो है वो ख़त्म हो गया है। अगर नहीं ख़त्म हुआ फिर दूसरा प्रोसेस को abort करें, वो अपनी रिसोर्सेज फ्री करेगा, चेक करें कि डेडलॉक साइकिल अगर हुआ है या नहीं। अगर तब भी नहीं तो फिर तीसरा प्रोसेस वन बाय वन, मतलब आप प्रोसेसेस को अबॉर्ट करें। अब इसमें एक और चीज भी है, दैट इज इन विच ऑर्डर शुड वी चूज टू अबॉर्ट। आपके पास अगर दो प्रोसेसेस डेडलॉक अकर कर रहे हैं तो आप किस प्रोसेस को पहले अबॉर्ट करेंगे। यानी आप फर्ज कर लें कि 3 या 4 प्रोसेसेस का साइकिल बना हुआ है, ठीक है, और आपने उस साइकिल को रिमूव करने के लिए किसी एक प्रोसेस को जो है वो अबॉर्ट करना, आप कौन सा प्रोसेस चूज करेंगे। दैट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। ये भी हो सकता है कि जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे कम है आप उसे अबॉर्ट कर दें, क्योंकि आपको चाहिए हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस जो हैं वो चलते रहें। या फिर आप ये देख लें कि जो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे थे वो कितनी देर एग्जीक्यूट हुए। एक प्रोसेस है जिसने घंटा गुजारा है मतलब एग्जीक्यूशन में, ठीक है, और एक प्रोसेस ऐसा है जो अभी स्टार्ट हुआ। तो ऑब्वियसली जो घंटा एग्जीक्यूट हो चुका है, अगर आप उसे टर्मिनेट या उसे अबॉर्ट करते हैं तो उसे दोबारा मजीद घंटा चाहिए होगा दोबारा एग्जीक्यूट होने के लिए। तो उससे बेहतर यह नहीं है कि वो प्रोसेस जो अभी स्टार्ट हुआ है आप उसे अबॉर्ट कर दें। ठीक है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन दी सर्कमस्टांसेस एंड दी रिक्वायरमेंट्स आपने डिसाइड करना है कि आप किस प्रोसेस को अबॉर्ट करते हैं। प्रायोरिटी के बेस पे कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन की बेसिस पे कर सकते हैं, रिसोर्सेज द प्रोसेस हैज यूज्ड। अब ये भी तो हो सकता है ना कि एक प्रोसेस पहले 10 रिसोर्सेज को यूज कर चुका है, ठीक है,
और एक प्रोसेस ऐसा है जिसने अभी एक रिसोर्स को यूज किया। अब अगर 10 प्रोसेसेस जो वो 10 रिसोर्सेज जो प्रोसेस यूज कर चुका है, आप उसे टर्मिनेट करते हैं, तो इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम फिर उसे वो 10 रिसोर्सेज चाहिए होंगी और वो उन 10 रिसोर्सेज को दोबारा यूज करे। तो क्या उसको टर्मिनेट करना बेहतर है या ऐसे प्रोसेस को टर्मिनेट करना बेहतर है जिसने अभी सिर्फ एक या दो रिसोर्सेज या कम रिसोर्सेज यूज किए? ऑब्वियसली जिसने कम रिसोर्सेज यूज की हुई हैं आप उसको टर्मिनेट करेंगे, ताकि जब वो नेक्स्ट टाइम रीस्टार्ट हो तो उसे वो मतलब वही वाली रिसोर्सेज जो हैं उन्हें दोबारा यूज कर सके। फिर रिसोर्सेज प्रोसेस नीड्स टू कंप्लीट। अब क्या कहते हैं उसे, रिसोर्सेज प्रोसेस नीड टू कंप्लीट। अब ये भी देखा जा सकता है कि एक प्रोसेस को मजीद कितने रिसोर्सेज चाहिए कंप्लीट होने के लिए। क्या उसे एक रिसोर्स चाहिए कंप्लीट होने के लिए या उसे 10 रिसोर्सेज चाहिए? ऑब्वियसली जिस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए सबसे कम रिसोर्सेज चाहिए होंगी आप उसे टर्मिनेट करेंगे। फिर हाउ मेनी प्रोसेसेस विल नीड टू बी टर्मिनेटेड। फिर ये भी कि क्या आप एक ही प्रोसेस को टर्मिनेट करेंगे तो डेडलॉक खत्म हो जाएगा, या आपको मल्टीपल प्रोसेसेस टर्मिनेट करने पड़ेंगे तो डेडलॉक खत्म हो जाएगा। अगर आप इस एग्जांपल पे आ जाएं तो यहाँ पे P1 एग्जीक्यूट नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल उसे रिसोर्सेज मतलब ए और यानी कि ए और सी अवेलेबल हो। ठीक है, अब आप कौन से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे कि आपके पास ए और सी जो है वो अवेलेबल हो जाए? अगेन आप अगर P2 को एग्जीक्यूट कर दें तो आपके पास वो रिसोर्सेज आ जाएंगे जो ए की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। इसका मतलब है कि P1 को रोक दिया जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और P2 एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। जब वो अपनी रिसोर्सेज छोड़ेगा, ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है वो P1 को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि मतलब हर आप पहले यानी कि P1 एग्जीक्यूट हो, ठीक है, डेडलॉक अकर हो, आप फिर उसे टर्मिनेट करें, उसे रोक दें, उसकी रिसोर्सेज वापस ले लें ताकि वो रिसोर्सेज अवेलेबल हों किसी दूसरे प्रोसेस के लिए कि वो एग्जीक्यूट हो। और फिर उसके बाद अगर दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू होता है फिर डेडलॉक अकर हो जाता है, फिर अगेन आप यही काम करेंगे कि उसको प्रोसेस को टर्मिनेट करेंगे, टर्मिनेट उसको करेंगे या और मजीद जो भी प्रोसेसेस हैं उनमें से किसी एक को टर्मिनेट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। प्रायोरिटी की बेस पे हो सकता है, रिसोर्सेज की बेस पे होता है, कंप्यूटेशन की बेसिस पे हो सकता है, एग्जीक्यूशन टाइम की बेसिस पे हो सकता है। बच्चे एक सेकंड, मुझे यूनिवर्सिटी से कॉल है, एक सेकंड। हेलो, वालेकुम। सॉरी बच्चों। सो अब कि प्रोसेस की कौन सी मतलब कितना टाइम वो एग्जीक्यूट हुआ है, कितने रिसोर्सेज उसने यूज़ किए हैं, कितने रिसोर्सेज उसे मज़ीद चाहिए कंप्लीट होने के लिए, ठीक है, कितने प्रोसेसेस सेम टाइम पे टर्मिनेट हो सकते हैं, और उसके अलावा वो प्रोसेसेस इंटरैक्टिव हैं यानी कि जब वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उनके साथ कोई और प्रोसेसेस भी हैं या वो बैच में हैं। ठीक है, और फिर इस बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि आपने प्रोसेस को टर्मिनेट करना। अगेन हम ये बात कर रहे हैं कि अब डेडलॉक अकर होगा और डेडलॉक अकर होने के बाद हमने उसकी रिकवरी करनी है, यानी हमने
उस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए प्रोसेसेस को टर्मिनेट करना, ठीक है। सो दो तरीके हैं डेडलॉक से बचने के, एक आप डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं यानी डेडलॉक को अकर ही ना होने दें, और दूसरा आप उसको अकर होने दें और फिर उसकी प्रिवेंशन करें, यानी यानी डेडलॉक को अकर होने दें और फिर उसकी रिकवरी करें, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक प्रोसेस आप, कोई भी एक चीज़ आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेडलॉक को हैंडल करना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। बगैर डेडलॉक को हैंडल किए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात आपको पता है कि जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस ने एग्जीक्यूट होना है, जहाँ पे प्रोसेसेस को मल्टीपल रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वहाँ पे क्लैशेस आते ही हैं, वहाँ पे डेडलॉक अकर होने के चांसेस होते ही हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि डेडलॉक अकर ना हो, डेडलॉक अकर होगा, ठीक है। तो उसके लिए, उसको हैंडल करने के लिए आपको कोई ना कोई स्कीम सोचनी पड़ेगी, ठीक है। अब resource preemption, selecting a victim, minimize cost, rollback, return to some safe state, restart process for that state, और starvation, some process में always भी, अच्छा ये बात भी है कि जब आपके प्रोसेसेस जो हैं प्रायोरिटी की बेसिस पे एग्जीक्यूट होते हैं, या मतलब जब आप, जैसे हमने पहले भी स्टारवेशन की चीज़ पढ़ी थी कि ठीक है लो प्रायोरिटी प्रोसेस को टर्मिनेट कर दो, अगर आप हर दफ़ा लो प्रायोरिटी प्रोसेस को टर्मिनेट कर देंगे तो ऑब्वियसली स्टारवेशन अकर हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि उस प्रोसेस की बारी कभी आए ही ना, वो वेट ही करता रह जाए, ठीक है। तो आपको ये भी चीज़ें जो हैं वो जहन में रखनी पड़ेंगी जब आप रिकवरी की बात करते हैं, कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी भी हो कि जिसकी वजह से स्टारवेशन अकर ना हो, ठीक है। और जब भी किसी प्रोसेस से रिसोर्स ले ली जाए, ठीक है, या किसी प्रोसेस को अबॉर्ट किया जाए, तो ये ज़रूरी नहीं कि उसको पूरा का पूरा रोल बैक कर दिया जाए, उसे वहाँ तक रोल बैक किया जाए जहाँ तक सेफ स्टेट बन जाए, मतलब ऐसा हो कि वो रिसोर्सेज फ्री कर दे जो किसी और प्रोसेस को चाहिए, और लेकिन उसे पूरा का पूरा रीस्टार्ट ना होना पड़े, वो किसी ऐसी स्टेप पे रुक जाए कि जहाँ से आगे मतलब उतना रोल बैक हो कि जिसमें आपका डेडलॉक भी ख़त्म हो जाए और वो प्रोसेस भी पूरा रीस्टार्ट ना हो, ठीक। सो विद दिस हमारा डेडलॉक का चैप्टर ख़त्म होता है। अगर किसी की कोई क्यूरी है, कोई ऐसा चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई, तो आप पूछ सकते हैं। ये जो लास्ट 7 स्टेप्स बनाए हैं समझ नहीं आए मैम, डेडलॉक प्रिवेंशन वाले। प्रीएम्पशन है ना, मतलब ये कि आप रिसोर्सेज को जब देखो रिकवरी जो है ना वो दो तरीके से हो सकती है ना। पहली चीज़ तो ये कि आप प्रोसेस ही टर्मिनेट करते हैं, मतलब उसे ख़त्म करते हैं और उसे दोबारा स्टार्ट होगा, ठीक है। जो रिकवरी है उसमें पहली चीज़ है कि आपने प्रोसेस ही ख़त्म कर देना है, वो दोबारा से स्टार्ट होगा। दूसरी चीज़ है कि आप रिसोर्स प्रोसेस से वापस ले लें, ठीक है। आपके P1, P2, P3 जो है वो compete कर रहे हैं एक दूसरे की रिसोर्सेज के तो आप ये डिसाइड कर लें कि P1 से या P2 से या P3 से किसी एक से रिसोर्स वापस ले ली जाए, प्रीएम्प्ट कर ली जाए, ठीक। अब रिसोर्स लेंगे वापस तो प्रोसेस को यकीनन, ऑब्वियसली जब आप उससे रिसोर्स वापस ले रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ उस प्रोसेस को रोल बैक करना पड़े। एग्जाम्पल इस तरह से ले लेते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए कि जैसे फर्ज कर लें कि एक प्रोसेस था जो प्रिंटर यूज़ कर रहा था, ठीक है। अब कोई डेडलॉक अकर हुआ है और उस प्रोसेस को किसी वजह से उससे प्रिंटर वापस लेना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आप उससे वापस ले रहे हैं तो उस प्रोसेस को किसी ऐसी स्टेट में होना चाहिए कि जहाँ से आपका जो पुराना जो उस प्रोसेस का जो पुराना काम है वो भी डिस्टर्ब ना हो, और मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोसेस पूरा दोबारा स्टार्ट हो। फर्स्ट कर लो कि अगर 30 पेजेस प्रिंटर के थे और 10 पेजेस वो निकाल चुका था, तो प्रोसेस अगर वहाँ पे रुक गया है और उसने प्रिंटर वापस कर दिया है, तो नेक्स्ट टाइम जब वो स्टार्ट हो तो वो वहीं से स्टार्ट हो कि जहाँ पे उसके 10 पेजेस, या ऐसा हो जाए कि 9 पेजेस जो हैं वो सेफ रहें और वो 10वें पेज से स्टार्ट कर ले कि 10वें पेज में कोई प्रॉब्लम है। ऐसा ना हो कि पूरा प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो और आपको 30 के 30 पेजेस दोबारा निकालने पड़े, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल। और स्टारवेशन अगेन वही वाली बात कि आप ऐसा ना हो कि आप हमेशा उसी प्रोसेस को उठाएं, हर दफ़ा वही प्रोसेस लें जो आप पहले लेते आए हैं। इस तरह तो एक
मतलब ऐसा भी हो सकता है, मतलब हर दफ़ा जब आप कोई प्रोसेस को मतलब उससे उसकी रिसोर्सेज वापस ले रहे हैं, तो आपने ये ज़रूर देखना है कि वो वही प्रोसेस ना हो जो हर दफ़ा पहले भी यानी कि जिससे रिसोर्सेज वापस ली जाती थी, वो कोई दूसरा प्रोसेस हो ताकि स्टारवेशन अकर ना हो। ये ना हो कि P1 है, पहले भी P1 था, उसकी प्रायोरिटी कम थी, या उसकी वो जो हमने पहले बातें की हैं कि जी वो कम रिसोर्सेज यूज़ करता है या कुछ इस तरह की बात है, तो हर दफ़ा सेम प्रोसेस सिलेक्ट हो फॉर टर्मिनेशन या सेम प्रोसेस सिलेक्ट हो फॉर रिसोर्स प्रीएम्प्शन। डिफरेंट प्रोसेसेस होने चाहिए। उसके लिए आप कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जैसे आपने जो पहले स्टारवेशन का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था एजिंग के थ्रू, ठीक है, तो इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि अगर एक प्रोसेस पहले सिलेक्ट हुआ है तो वो दोबारा सिलेक्ट ना हो फॉर प्रीएम्प्शन, ताकि उसकी बारी ज़रूर आए और वो एग्जीक्यूट ज़रूर हो। ओके मैम, ठीक है, समझ में ठीक आपको? होगा। यस। अब एक क्विज लेना है मैंने अब अभी। अभी हाँ, मैम अभी स्टूडेंट्स ही नहीं है। क्या नहीं है? अभी खाली पेट। मैम स्टूडेंट्स भी नहीं है अभी। तो मेरी बात सुनो, 4 क्विजेस नहीं होंगे तो 3 के 3 ऐसे ही कंसिडर हो जाएंगे फिर। मैम क्विज सैटरडे संडे को ले लेना। क्यों? दूसरी क्लास दे चुकी है, आप भी दे के फारिग हो, आधे घंटे में वापस करना है क्विज बस। मैम स्टूडेंट्स अभी अवेलेबल नहीं होंगे मैम, कुछ जो आउटसाइडर हैं। मैंने इन्फॉर्म नहीं ना किया हुआ क्विज के नहीं लिए नहीं, स्टूडेंट्स को। इन्फॉर्म थोड़ी करना होता है, क्लास लेनी होती है बस। मैम वो फिर उनका फिर रह जाएगा मैम, वो जिनका पहले भी रहता था। अब मैम कल ले लें, मेहरबानी करें। कल सारे लोग दे देंगे? श्योर। यस यस, मैम, पैसे का इन्फॉर्म कर। शाम के वक्त मैम दे देंगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। यस मैम दे देंगे। मैम चार क्विज क्विज किस चैप्टर में कंसिडर से होंगे होगा? तो फिर 3 या 2 कंसिडर होंगे, लेकिन अगर क्विज ही नहीं दोगे तो फिर कंसिडर कैसे होंगे? मैम कल दे देंगे शाम को। चलो ठीक है। मैम क्विज किस चैप्टर का होगा? बैंकर्स एल्गोरिथम, ये डेडलॉक्स का। ठीक है मैम। ओके मैम, ठीक हो गया, थैंक यू। कुछ स्टूडेंट्स का क्विज रह गया था, किसी की असाइनमेंट रह गई थी, तो फिर मैम क्विज मेरा रह गया था, मुझे रिसीव ही नहीं हुआ था। मैं मेल जिस मैंने आपको मिड पेपर जमा करवाया था ना, उस पे मुझे रिसीव नहीं हुआ था क्विज। अच्छा। तो हाँ, यस, इसलिए। और दूसरी बात ये कि मुझे ये बताओ ना कि प्रेजेंटेशन कब देनी है फैसल? मैम वो लास्ट भी वीक। होगी। लास्ट वीक तो आ गया है। मैम इसके बाद है लास्ट वीक। ठीक है, यस मैम। चलें। अच्छा, अब हमारे पास है, नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट की जो स्लाइड्स यहाँ पे गिवन है ना, वो क्या कहते हैं उससे, बहुत डिटेल्स में है ना, तो उनको मैं छोटा करूँगी। मैं वैसे आपको समझा देती हूँ कि आपको याद होगा कि शुरू में हमने ये बात की थी कि प्रोसेसर्स को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी को मैनेज करता है, स्टोरेज को मैनेज शो नहीं हो करता रही स्लाइड। है। ठीक है, अब जब हम मैम बात, स्लाइड शो नहीं हो रही है। नहीं मैंने अभी स्लाइड खोली नहीं है, मैं आपको यही कह रही हूँ कि स्लाइड्स पे ना, अच्छा चलो खोल लेती हूँ वैसे, लेकिन वैसे मैं स्लाइड से पढ़ा नहीं रही हूँ। पहली बात तो ये कि जब आप बात करते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम की, आपको याद होगा कि हमने शुरू में ये बात की थी कि हमारे जो प्रोसेसेस हैं उनको मैनेज करता है, फिर हमने बात की कि मेमोरी को मैनेज करता है, हमने बात की कि डिस्क को मैनेज करता है। अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि मेमोरी को कैसे मैनेज करता है। शुरू में आपको याद होगा कि मिड टर्म में एक क्वेश्चन आपको दिया कि जिसमें आपको सिर्फ ये कह दिया कि ठीक है, अगर रेडी क्यू में आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, उन्होंने रेडी क्यू में जाना है और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होना है, तो वो कैसे उसमें लोड होंगे। लेकिन अब उस मेमोरी को वो मैनेज कैसे करता है, ये बात आपको पता है कि तमाम प्रोग्राम्स जो आपकी हार्ड डिस्क में पड़े हुए हैं वो बेसिकली प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। वंस
आप उनको क्लिक करते हैं, वो मेमोरी में लोड होते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट होते हैं। मेमोरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी एग्जांपल इस तरह से देती हूँ कि उर्दू यूनिवर्सिटी के 5 फ्लोर्स हैं और 5 फ्लोर्स के ऊपर बहुत सारे रूम्स हैं, ठीक है। मैंने एक स्टूडेंट को ढूंढना है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट जब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है, तो मुझे इसका मतलब है बेसमेंट से लेके 5th फ्लोर तक उस स्टूडेंट को हर फ्लोर पे हर रूम में ढूंढना पड़ेगा, शायद मुझे पूरा दिन लग जाए, ठीक है। उसके बरक्स अगर ऐसा हो कि मुझे ये पता हो कि वो स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद है, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर पे शायद 10-12 रूम्स होंगे, मुझे सिर्फ उसमें ढूंढना पड़ेगा, शायद मुझे घंटा लगेगा, मैं स्टूडेंट को ढूंढ लूंगी। उसके बरक्स अगर मुझे ये कह दिया जाए कि वो स्टूडेंट 106 में बैठा हुआ है, तो 106 की कैपेसिटी अगर 45 स्टूडेंट्स की है, तो मैं शायद 5 मिनट में स्टूडेंट को ढूंढ सकती हूँ, मैं जाऊंगी और मुझे नजर आ जाए, ठीक। सो जितनी ज्यादा जगह होती है और जितना ज्यादा कैपेसिटी होती है, उतना ही उसमें से चीज़ों को ढूंढना मुश्किल होता है, ठीक है। अगर आपकी जगह कम हो तो फिर चीज़ों को ढूंढना और उनको एक्सेस करना आसान होता है। आपको पता होगा कि जो आपकी हार्ड डिस्क है उसका साइज टेराबाइट्स में है, ठीक है। अब अगर आप हार्ड डिस्क में कोई चीज़ सेव कर देते हैं, तो जब आपने उसे एक्सेस करना होता है तो हार्ड डिस्क में से उसको ढूंढ के और उसको एक्सेस करना मुश्किल होता है। जब भी आप किसी प्रोग्राम को यूज़ करना चाहते हैं तो वो पहले डिस्क से मेमोरी में लोड होता है, ठीक है, और फिर मेमोरी से एक्सेस होता है। अब तो मेमोरी से वो कैश में भी, कैशे मेमोरी भी में भी आता है और फिर वहाँ से भी यूज़ हो जाता है, ज़्यादा फास्ट हो जाता है। अब विद रिस्पेक्ट टू साइज, आपकी जो डिस्क है उसका साइज बहुत बड़ा है, मेन मेमोरी का साइज कम है, और मेन मेमोरी के अंदर जो प्रोग्राम लोड होता है उसे आप प्रोसेस कहते हैं। जब वो उसके अंदर लोड हो जाता है तो फिर उसकी एक्सेस आसान हो जाती है, वो कम टाइम लेता है, ठीक है। वंस इट इज लोडेड इन द मेमोरी तो फिर उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है या जो उसका एक्सेस टाइम है वो कम हो जाता है। जो भी चीज़ हार्ड डिस्क से एक्सेस करने की कोशिश करते हो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है क्योंकि वो बड़ी होती है, लेकिन जब आप उसे मेमोरी से एक्सेस करते हो तो वो टाइम कम लेते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपको ये बात भी पता होगी कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रोसेस ने हमेशा एग्जीक्यूट होना है। अब जो दौर है इसमें मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके प्रोसेस का साइज जो है वो आपकी मेमोरी से ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम पुराने सिस्टम्स की बात करें तो वहाँ पे तो ये था कि अगर आपके प्रोसेस का साइज बड़ा है तो वो कह देता था इनसफिशिएंट मेमोरी। लेकिन अभी के सिस्टम्स की अगर आप बात करते हैं, इवन अगर आप मोबाइल की भी बात करते हैं, तो जितना मर्जी बड़ा प्रोसेस हो, आपका जो सिस्टम है वो उसको या जो आपकी मेमोरी की मैनेजमेंट है वो कुछ इस तरीके से हुई है कि वो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट के लिए ऐसी स्ट्रेटजीज बना दी गई हैं जिसकी बेसिस पे आपकी जो मेमोरी है उसको एफिशिएंटली यूज़ किया जा सकता है। बेशक प्रोग्राम का साइज मेमोरी के साइज से बड़ा हो या मल्टीपल प्रोसेसेस आपने सेम टाइम पे मेमोरी में एग्जीक्यूट करवाने हो, ठीक है, तो भी आपकी मेमोरी को एफिशिएंटली यूज़ किया जा सकता है फॉर दोज प्रोसेसेस, ठीक है। हमेशा प्रोसेस एग्जीक्यूशन होगी मेमोरी में लोड होने के बाद ही, ठीक है, उसके अलावा नहीं हो सकती, ठीक। अब मेमोरी की जब भी प्रोसेस मेमोरी में लोड होता है तो बेसिकली उसको यानी कि उस हर प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। अगर हम मेमोरी एलोकेशन की बात करें, मैं इस तरह से आपको समझाती हूँ कि जैसे आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो तो ऑब्वियसली वो वेरिएबल्स आपके सिर्फ वेरिएबल्स हैं। जब आप उन वेरिएबल्स को जब आप प्रोसेस को प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो फिर उन वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट होती है और फिर जब आप उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो फिजिकल एड्रेस पे वो जो है वो वेरिएबल्स एक्सेस हो रहे होते हैं, ठीक। अब आपके पास मेमोरी एलोकेशंस जो हैं वो दो किस्म की हैं। एक है, एक सेकेंड, मेमोरी एलोकेशन आपके पास दो किस्म की है। एक आपके पास है कॉन्टिगुअस और दूसरी है
नॉन कॉन्टिगुअस, अगर आपने ये वर्ड पहले सुना हो तो बेसिकली जो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस हैं अगर वो आपके प्रोसेस को एलोकेट हो रही हैं तो आप कहते हैं कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशंस है, ठीक है। और अगर आपकी नॉन कॉन्टिगुअस है इसका मतलब है कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस नहीं होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है। अब कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशंस के अंदर भी आपके पास फिक्स्ड साइज है और वेरिएबल साइज एलोकेशन है। अगर हम फिक्स साइज एलोकेशन की बात करें तो बेसिकली नाम से जैसे पता चल रहा है कि फिक्स साइज एलोकेशन का मतलब ये होगा कि आपके पास जितना साइज किसी यानी कि आपकी मेमोरी में अवेलेबल होगा, यानी कि जितना पार्टीशंस हुई हुई हैं, ठीक है, वो साइज एलोकेट हो जाएगा आपके प्रोसेस को। बेशक आपका प्रोसेस कम साइज का है या ज़्यादा साइज का है, वो तमाम जितनी पार्टीशन हुई हुई होगी वो उस प्रोसेस को एलोकेट हो जाएगी और फिर बाकी जो साइज है वो वेस्ट हो जाएगा। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पता नहीं टेबल हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास फिक्स पार्टीशंस हैं, सॉरी 50, 60 और 70। अब P1 जो है वो मेरा उसका साइज जो है वो है, फर्स्ट कर लेते हैं 20। P2 जो है उसका साइज है 10 और P3 जो है वो उसका साइज है 50, ठीक है। अब अगर फिक्स साइज पार्टीशंस हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी पार्टीशन 50 साइज की है तो अगर प्रोसेस 1 को 50 वाली यानी कि जो प्रोसेस 1 है आपका, अगर उसे ये वाली पार्टीशन एलोकेट होगी तो 20 उसे एलोकेट होगा और जो 30 है वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो एलोकेशंस हैं ये भी डिफरेंट बेसिस पे होती हैं, उसको भी हम डिटेल में करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना मतलब इसके अंदर 3 एल्गोरिथम्स हैं, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट और फर्स्ट फिट, ठीक है। मैं वो भी आपको बताती हूँ, लेकिन फिलहाल इतनी बात समझ लो कि अगर आपकी पार्टीशंस जो हैं वो फिक्स साइज की होंगी तो जो भी प्रोसेस है उसको वो पार्टीशन एलोकेट हो जाएगी। अब जितनी पार्टीशन एलोकेट होगी वो मतलब जितनी पार्टीशन होगी वो उसे एलोकेट हो जाएगी। अब उसमें से जितना प्रोसेस ने यूज करना है वो उसे यूज करेगा और बाकी वेस्ट हो जाएगी। यानी अगर P1 को पार्टीशन 1 एलोकेट होती है तो 20 वो यूज करेगा और 30 वेस्ट होगी, क्योंकि वो फिक्स साइज है तो वो 30 किसी और को एलोकेट नहीं हो सकती। फिर इसी तरह अगर P2 है तो उसको अगर ये पार्टीशन एलोकेट होती है तो 10 वो यूज करेगा और 50 वेस्ट हो जाएगी। इसी तरह P3 है तो P3 को 50 मतलब अगर 70 वाली पार्टीशन एलोकेट होती है तो 50 वो यूज करेगा और बाकी 20 जो है वो वेस्ट हो जाएगी, वो कोई दूसरा प्रोसेस जो है वो यूज नहीं कर सकता। अब अगर P4 आ जाए, ठीक है, और P4 की जो क्या कहते हैं साइज है, P4 है और उसका साइज जो है सपोज कर लेते हैं कि 10 है, इसका साइज कम है, ठीक है, और पार्टीशन में जो है वो कुछ कुछ मेमोरीज अवेलेबल भी हैं, लेकिन P4 उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कोई एक पार्टीशन फ्री नहीं हो, ठीक है। समझ में आ रही है या बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है? मैम ये P4 वाली बात नहीं समझ आई। देखो फर्ज कर लो कि आपके पास 4 प्रोसेसेस हैं, P1,
P2, P3 और P4, ठीक है। इन ये फिक्स साइज एलोकेशन हो या वेरिएबल साइज एलोकेशन हो, इसमें ना 3 एल्गोरिथम्स यूज होते हैं। मैं आपको इसमें एल्गोरिथम्स यूज होते हैं फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट, ठीक है। अगर हम फर्स्ट फिट की बात करें, फर्स्ट फिट का मतलब ये है कि 50 आपकी पार्टीशन साइज है। अगर आपका प्रोसेस 20 आया ना, ठीक है, तो ये प्रोसेस 20 जो है वो इस पार्टीशन को एलोकेट हो जाएगा। अब जब इस पार्टीशन को एलोकेट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस 1 ने 20 यूनिट्स ऑफ मेमोरी जो है वो कंज्यूम कर लिया। 20 यूनिट्स ऑफ मेमोरी वो लेगा और बाकी 30 यूनिट्स जो है वो फ्री होंगे, मतलब वेस्ट होंगे। वो वेस्ट क्यों होंगे? क्योंकि जो आपका प्रोसेस 1 है वो 20 यूज कर रहा है, लेकिन ये फिक्स पार्टीशन है। क्योंकि वो इस पार्टीशन में आ गया है तो इस पार्टीशन में कोई दूसरा प्रोसेस नहीं आ सकता। अब P1 को जो है पार्टीशन 1 एलोकेट होगी, ठीक है। P2 को जो है पार्टीशन 2 एलोकेट होगी और P3 को जो है वो पार्टीशन 3 एलोकेट होगी। अब ये तीनों पार्टीशन जब एलोकेट हो गई, P4 आया, P4 को सिर्फ 10 मेमोरी यूनिट्स चाहिए, ठीक है। आप देखें कि P1 कितने वेस्ट कर रहा है, 30 मेमोरी यूनिट्स वेस्ट कर रहा है। P2 कितने मेमोरी यूनिट्स वेस्ट कर रहा है, 50 मेमोरी यूनिट्स वेस्ट कर रहा है। P3 कितने मेमोरी यूनिट्स वेस्ट कर रहा है, 20 मेमोरी यूनिट्स वेस्ट कर रहा है। लेकिन वो तमाम वेस्ट होंगे क्योंकि चौथी पार्टीशन अवेलेबल नहीं है, लिहाजा P4 को आप कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, उसे कोई पार्टीशन एलोकेट नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल P1, P2, P3 जो है वो एग्जीक्यूट होके अपनी पार्टीशन को खाली करे। समझ में आई बात? यस मैम। ये आपकी है, इसको मैं 2 कॉलम्स कर, ठीक। ये आप इसको सपोज कर लेते हैं ये आपकी है पार्टीशन 1, ठीक है। ये आपकी है पार्टीशन 2, ये आपकी है पार्टीशन 3, ठीक है। और इन पार्टीशंस के साइज हैं, हम सपोज कर लेते हैं 50, 50 और 20, ठीक। ये आपकी पार्टीशंस है, ठीक है। और आपके पास जो प्रोसेस आता है, सपोज कर लेते हैं